अब हम आगे आते हैं, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग, हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट इज आर टॉपिक? आर टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक Pressure. सर्कुलेशन, है ना। हम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को डिस्कस कर रहे हैं। अब उस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में देर इज द टर्म एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ गया अच्छे से कि क्या होता है? हाँ, उस प्रेशर से तुमको दो चीजें समझ में आई कि एक लो प्रेशर सिस्टम होता है और एक हाई प्रेशर सिस्टम होता है। ठीक है, फिर तुम्हें ये पता लग गया कि पूरी अर्थ के ऊपर देर आर डिफरेंट डिफरेंट क्या है, प्रेशर Pressure belt. बेल्ट्स लोकेटेड हैं। क्या ये प्रेशर बेल्ट्स परमानेंट हैं? परमानेंट नहीं है ये प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, तो हाउ मेनी दीज बेल्ट्स आर देर? देर इज इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो एंड पोलर हाई। ठीक है, विंड्स इसके सर परमानेंट तो है ना? परमानेंट, उनकी पोजीशन परमानेंट नहीं है ना, कि दे आर नॉट स्टैटिक एट वन प्लेस। उस बात को बोला गया है कि परमानेंट नहीं है। ठीक है, ओके। चेंज होती है ना सन के पोजीशन। हाँ, तो वो उसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है उसको बोला जाता है कि दे आर नॉट स्टैटिक एंड दे आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली, ऑक्सीलेटिंग बेसिकली। ठीक है, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो एंड पोलर हाई। ठीक है, अब ये क्या बन गए? प्रेशर बेल्ट्स बन गए, हाई प्रेशर लो प्रेशर की बेल्ट्स। अब जो सरफेस पे जो विंड मूव करेगी वो बेसिकली मेजरली इनकी वजह से मूव करेगी। ठीक है, लोकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे बट मेजरली इनकी वजह से वो मूव करेगी। अभी तक हमने यहां तक देखा है। फिर हमने दूसरी चीज देखी थी कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर एक और चीज जो है डिपेंड करती है, दैट दैट इज विंड की वेलोसिटी और विंड की डायरेक्शन। विंड की जो वेलोसिटी है और विंड की जो डायरेक्शन है ये दोनों चेंज हो सकती हैं, है ना। विंड की स्पीड, स्पीड यानी वेलोसिटी, और विंड की डायरेक्शन, ये दोनों चेंज हो सकती है। व्हाट आर द फोर्सेस विच आर चेंजिंग दीज टू थिंग्स? द वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन वाला जो पार्ट है। ठीक है, कुछ बातें जो हम जानते हैं कि दैट जो विंड होती है दैट ब्लोज फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया। ठीक है, ओके। सबसे पहले जो विंड की डायरेक्शन को जो फोर्स थोड़ा सा मूव करेगा दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। कि जो अर्थ का जो सरफेस है वो स्मूथ तो है नहीं, इट इज मोस्टली लाइक दिस। ठीक है, तो जो विंड्स मूव करती हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, कौन से फोर्स की वजह से? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से विंड की स्पीड पे इंपैक्ट आता है। ठीक है, अब कौन सी विंड की स्पीड पे इंपैक्ट आता है? वो विंड जो लगभग लगभग थोड़ा सा सरफेस के आसपास चल रही हो। किसके आसपास चल रही हो? सरफेस के आसपास, फ्रॉम 1 to 3 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। यहां पर जो विंड करे मूव करेगी उस पर फ्रिक्शन अप्लाई होने लग रहा। ठीक है, जो अपर एटमॉस्फेयर की जो विंड्स होंगी, जो अपर एरिया की होंगी, उन पे फ्रिक्शन ऑलमोस्ट कैसा रहेगा? नेग्लिजिबल क्वांटिटी का रहेगा। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द फ्रिक्शन दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। फाइन, कि एक तो हो गया फ्रिक्शन। सेकंड, इसके अलावा द रोटेशन ऑफ द अर्थ विच अफेक्ट्स द विंड मूवमेंट। अर्थ की रोटेशन की वजह से, अब हम बात करेंगे इसके बाद कि अर्थ की रोटेशन की वजह से हाउ द विंड्स, उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। बिकॉज अर्थ की रोटेशन की वजह से देर इज दिस पर्टिकुलर फोर्स विच इज द कॉरियोलिस फोर्स। ठीक है, इसकी वजह से विंड्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। ठीक है, एक ही हो गया। हॉरिजॉन्टल विंड्स नियर द अर्थ सरफेस, हॉरिजॉन्टल विंड्स नियर द अर्थ सरफेस। ठीक है, दे रेस्पॉन्ड टू द कंबाइंड इफेक्ट। अब ऐसा तो नहीं कि फ्रिक्शन लग रहा है तो दूसरा फोर्स नहीं लग रहा होगा, सब एक साथ लगेंगे। ठीक है, एक होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब मुझे याद ये बात बताओ कि वो प्रेशर बार्स की लाइन याद है? अगर एक साथ लोकेटेड होंगी या अलग अलग लोकेटेड होंगी, है ना। अगर प्रेशर बार्स की लाइन एक साथ लोकेटेड है, बिल्कुल पास पास पास, इट मीन्स द प्रेशर इज रैपिडली चेंजिंग। Rapidly changing. ठीक है,
उतना ही ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब स्लोप। अगर मैं कह रहा हूं कि प्रेशर रैपिडली चेंजिंग हो रहा है, तो इट मीन्स स्लोप कैसी होगी? स्टीप स्लोप होगी। स्टीप। और ये वाली दूसरी कौन सी होगी जहां दूर दूर है? ग्रेजुअल जेंटल। होगी, जेंटल। जेंटल स्लोप होगी। तो ये क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट। ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, और ग्रेडियंट कैसा है? स्टीप ग्रेडियंट है। अब किस स्लाइड पे आप बिल्कुल तेजी से जाओगे? ये फर्स्ट वाली पे आप तेजी से स्लाइड पे आओगे, ठीक है। ये तो इसका मतलब यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है? बहुत ही ज्यादा हाई है। जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज्यादा क्यों है? बिकॉज प्रेशर इज रैपिडली चेंजिंग, एनजी। ठीक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज्यादा होगा। तो तीन चीजें होगी: फ्रिक्शन फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये तीन चीजें होगी: फ्रिक्शन फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। देखो हम बिल्कुल इस हिसाब से चलने लग रहे हैं। आई होप यू आर नो कीपिंग ऑल द थिंग्स इन योर माइंड साथ के साथ। हाँ, गॉट इट। पर ओके। इक्वेटर पे तो लेकिन कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा ना। कंबाइंड इफेक्ट। एक अगर मान लो, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स नहीं होगा उस पे, उसको भी डिस्कस करेंगे। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स प्लस कोरियोलिस फोर्स, ये 10 की हेल्प कर रहा है, ये -3 कर रहा है, ये 0 कर रहा है। कंबाइंड इफेक्ट, ठीक है। सर ओके। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी ना। हाँ, बिल्कुल। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसे करेगा? उसको डाउनवर्ड एक्ट करेगा, राउंड। ठीक है। तो वो तो उसका काम रहेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा इस पे आ जाते हैं। ये वाला हमने पार्ट देख लिया था, तो लेट्स गेट अवे विद इट। थोड़ा बहुत देख लो, क्रिएटेड अ लिटिल बिट ऑफ इट। फैक्टर्स विच अफेक्ट, एक तो तुमने देख लिया कि सरफेस के ऊपर इट इज द फ्रिक्शन फोर्स विच इज, सरफेस विंड्स क्या एक्सपीरियंस करती हैं? फ्रिक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करती हैं। वहां पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, वो उसमें डिफरेंस नहीं है। इट अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ द विंड। ये ज़्यादातर कहाँ तक इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट हो सकता है? स्टार्टिंग के 1 to 3 किलोमीटर तक सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, ठीक है, ठीक है। इज मिनिमल ओवर द सर्फ। वाटर और सी वाले एरिया में फ्रिक्शन सबसे क्या होगा? मिनिमल होगा, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट स्मूथ, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आ जाता है। एक जगह का हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, ये दोनों दोनों सेम है, ठीक है। अब मैंने तो यहाँ सर्कल ड्रॉ कर रखे हैं, ये सोच के देखो, वो लाइन वाला, उस पॉइंट को सोच के देखो। रैपिड चेंज किसके अंदर हो रहा है? बी वाले के अंदर रैपिड चेंज होने लग रहा है, तो बी वाले का प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स भी ज्यादा होगा, ज्यादा। ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, कि कितने रेट से प्रेशर चेंज हुआ है। क्या यहाँ पर दोनों 50 डिग्रीज हुए हैं? यस, 50 डिग्रीज हुए हैं। लेकिन ये ज्यादा में डिक्रीज हुआ है, ये कम में डिक्रीज हुआ है। तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स विल बी हायर ऑन दी बी वाला पार्ट, ठीक है। आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर, आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। जितने आइसोबार क्लोज लोकेटेड होते जाएंगे, उतना ही प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बढ़ता जाएगा, और जितना प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बढ़ेगा, उतनी ही विंड की वेलोसिटी। वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। अब हम सेकंड वाले पे आ जाते हैं, जिसके लिए हमको ये बहुत जरूरी था, सो दैट आई डोंट हैव टू ड्रॉ थिंग्स। अब आएगी तुम्हारी इमेजिनेशन की फाइनल जो वो है ना, ठीक है। उसके लिए मैं तुम्हारे माइंड के में क्लैरिटी रहे, उसके लिए छोटा सा वो भी करके देखेंगे, सो दैट यू नो कि ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। एक है कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। एक होता है फिजिकल फोर्स, कि आपने किसी चीज के ऊपर प्रेशर लगाया, फोर्स लगाया, ठीक है, तो वो चीज मूव हुई।
इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ कि आप कोई प्रेशर लगा ही नहीं रहे हो, फिर भी इसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, अभी अगली 10 मिनट का खेल है ये, और फिर ये लाइफ भर परेशान नहीं करेगा। इसको बोलेंगे स्यूडो फोर्स। स्यूडो मतलब फॉल्स। एक तो हो गया ट्रू फोर्स, जिसमें कोई चीज दूसरी चीज के ऊपर फोर्स लगा रही है और उसके ऊपर इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है। नंबर 1, किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने 2 चक्री काटी, तो किसी ने फोर्स लगाया तो इंपैक्ट आपको नजर आया, ठीक है। दैट इज वन थिंग। सेकंड, मारा ही नहीं किसी ने, फिर भी चक्री काट रहे हो, समझ रहे हो, तो दैट इज अ स्यूडो फोर्स। यानी आप ये तो नहीं, अब देखो, बिना फोर्स के कोई चीज इंपैक्ट नहीं होगी, इफेक्ट ऐसा तो नहीं हो सकता, तो मतलब कुछ ना कुछ तो है, हम उसको देख नहीं पा रहे, वी कैन नॉट फील इट, बाकी कोई भी चीज है, तो दैट इज नोन एज अ स्यूडो फोर्स। नंबर 1 थिंग, स्यूडो फोर्स का मतलब ये नहीं होता कि फोर्स ही नहीं है, फोर्स तो है, बट इट इज नॉट दैट फोर्स जो हम नॉर्मली चीजों में बात करते हैं। नंबर 1 थिंग। तो कोरिलिस फोर्स इज अ pseudo or a false force, number 1, ठीक है। इन द 19th century it was given by Gaspard Coriolis, इसलिए उसका नाम भी कोरिलिस फोर्स है, उसने देखा इस चीज को, ओके। अब अर्थ ले ली, अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा मैसिव अपने सामने अर्थ रखो, ठीक है, और ध्यान मेरी तरफ रखना, उसको रोटेट कर लो, एंड नाउ इट इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। वो वेस्ट से, यानी ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये मैं अगर ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है तो ये वाला हिस्सा पहले आएगा, और फिर ये वाला हिस्सा जब घूम के यहाँ पर आएगा तब ये इसके सामने आएगा, ठीक है। इट इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वो आगे मूव करने लग रहा है, ओके। सबसे पहले रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड। कोरिलिस फोर्स का मतलब है कि जो अर्थ की जो रोटेशन है, ठीक है, वो उस पर चल रही विंड्स को इम्पैक्ट डालते हैं, उसकी विंड्स को इफेक्ट डालते हैं कि वो विंड्स चेंज होने लग रही हैं, ठीक है। रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से क्या कोज हुआ, कोरिलिस फोर्स हुआ, ठीक है, विच इज ए अपेरेंट फोर्स, ठीक है। अभी वो चीज बता रहा हूं जो पहले एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। इट डिफ्लेक्ट्स द मूविंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ स्ट्रेट पाथ। कोई भी चीज ऐसे सीधी जा रही होगी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सरफेस की, ये पूरा अर्थ का सरफेस है, इस पे कोई भी चीजें सीधी जा रही है, बिकॉज क्योंकि अर्थ मूव करने लग रही है, तो ये सीधी नहीं जाएगी, ये भी क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो इट डिफ्लेक्ट द मूविंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम स्ट्रेट पाथ, कॉजिंग देम टू कर्व, और वो अब वो सीधी नहीं जाएंगी, दे विल बेसिकली कर्व, ठीक है, ओके। जब मैं बात करूंगा नदन हेमिस्फेयर की, अब ये कुछ चीजें हैं जो याद करने वाली हैं। जब मैं बात करूंगा नदन हेमिस्फेयर की, तो कोई भी चीज स्ट्रेट जा रही होगी वो राइट में डिफ्लेक्ट कर जाएगी, बस तुम्हें ये रूल याद रखना है, क्या, नदन हेमिस्फेयर राइट में डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। राइट क्या होगा, जहां से वो चली है वो वहां से उसका राइट होगा। ये अब एरो है ना, इसका राइट तो ये हुआ ना, ये एरो है, इस एरो का राइट तो ये हुआ, है ना, सही जा रहे हैं यहां तक, ठीक है। ये ऐसे है, अगेन इट विल बी लाइक दिस, ये ऐसे है, अगेन इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज द डिफ्लेक्शन विच इज कॉज्ड बाय द व्हाट, कोरिलिस फोर्स। अब ये एग्जाम इतना जनरल स्टडीज है कि जो अभी मैंने तुमको बात बताई ना, इतना ही है कोरिलिस फोर्स, ठीक है। इससे ज्यादा कोरिलिस फोर्स इस एग्जाम में यूज नहीं है, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इतना याद हो गया यहां तक। बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ देर इज अ कोरिलिस फोर्स विच इज अ अपेरेंट फोर्स, दिख रहा है लेकिन यू हैव नथिंग टू से इसने फोर्स लगाया है। वो स्ट्रेट मूविंग मूविंग ऑब्जेक्ट्स को, कौन सी ऑब्जेक्ट्स, मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई पॉइंट इस पर ऐसे रखा हुआ है,
ठीक है, तो वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। वो क्यों डिफ्लेक्ट करेगा, वो तो खड़ा हुआ है। ठीक है, वो मूव करना शुरू करेगा तो डिफ्लेक्शन आएगा। तो इट इज ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, इस चीज पर आप ध्यान रखोगे। स्ट्रेट पाथ पे वो ऑब्जेक्ट्स जा रही हैं, अब वो कर्व हो जाएंगी। कर्व का क्या रूल है, कर्व का एक सिंपल सा रूल है, नदर्न हेमिस्फेयर के एरिया में राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो सदर्न हेमिस्फेयर में कोई भी चीज लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपोजिट। अब तुम्हें यहां तक समझ में आ गया हो तो वो बताओ, यहां तक क्लियर हो गया है? यस सर। सर ठीक है। स्यूडो फोर्स कोरिलेस फोर्स सेम है? स्यूडो फोर्स का मतलब होता है फॉल्स फोर्स, तो फॉल्स फोर्स। तो कोरिलेस फोर्स एक फॉल्स फोर्स है, यानी एक स्यूडो फोर्स है। Is बट it हमें तो दिखता है ना कि ineffective मूविंग as compared to the other forces? हमें उसका इम्पैक्ट दिखता है, हमें फोर्स नहीं दिखता, हमें फोर्स का इम्पैक्ट दिखता है, फोर्स नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, फोर्स का कोज दिखाई दे रहा है, फोर्स का कोज दिखाई दे रहा है, फोर्स का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। देर इज नो विजिबल और एनीथिंग, वो वाला वो फोर्स वो है नहीं। फोर्स अभी बताया ना, एक फिजिकल ऐसे क्वांटिटी में व्हेन यू कैन सी दैट फोर्स इज बीइंग गिवन टू दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, पुश या पुल की फॉर्म में। रीजन मतलब किस क्यों हो रही है ये डिफ्लेक्शन? डिफ्लेक्शन तो बता दो दिया क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। मतलब एक राइट में क्यों जा रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? अभी वो मैं बता देता हूँ ऐसे ना, अभी वो कौन सा वो राइट में क्यों जा रहा है, फिर वो तो अब आगे की बात आ गई ना, फिर तो उसके बाद तो कहानियां शुरू हो जाएंगी सारी। हम्म, तुम्हें यहां तक जो अभी हमने करा ये समझ में आ गया तुमको है? यस सर। ठीक है। Sir, is Coriolis force, you know, is ineffective as compared to the other forces? इनइफेक्टिव? No, it's not ineffective. I mean, less effective. ना ना, इट लेस इज, इफेक्टिव। नहीं इट इज फुली इफेक्टिव। कंपैरिजन है नहीं, यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। Okay. चलो, अब देखो, मैं तुम्हें ना एक सिंपल सी एक चीज करके दिखाता हूँ। ठीक है, कैन यू सी दिस टैब? ठीक है, देख रहे हो ना, ये मैं Yes. तुम्हें सिर्फ कोरिलेस फोर्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं तुमको ये नहीं बताऊंगा कि ये राइट में नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्यों या लेफ्ट में सदर्न हेमिस्फेयर में क्यों। पहले तुम ये देखो, स्ट्रेट मूविंग डिफ्लेक्ट करती है। सबसे पहले तो इस चीज को देखो, मैंने अपने पेन को ऐसे रखा। ठीक है, अब मैंने टैब को मूव करा, क्या ये पॉइंट मूव होता नजर आया तुमको? नहीं ना, पॉइंट तो वही है ना। तो मैंने तो बोला था कि जो स्टिल ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा, इट इज़ द मूविंग ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। अब देखो, मैं टैब को ऐसे का ऐसे रखूंगा और मैंने एक एरो ड्रॉ करा सामने, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, होगी ना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ है? ठीक है, हाँ. मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। ये कब हुआ, जब ये टैब मूव नहीं कर रहा, लेकिन अर्थ का सरफेस तो रोटेट कर रहा है ना, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब देखना, मैं पेन को स्ट्रेट ही चलाऊंगा। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने स्ट्रेट चलाऊंगा और मैंने टैब को मूव कर दिया। मैंने पेन को स्ट्रेट ही चलाया था, ट्रस्ट मी, मैं पेन को स्ट्रेट ही चला रहा हूं। नीचे का जो टैब है वो इधर शिफ्ट हो गया, तो ऊपर वाला पार्ट भी क्या हो गया, जो चीज ऐसे जा रही थी इट टर्न टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर साइड। ठीक है, दैट एक्सप्लेन्स दी कि अगर नीचे वाला जो सरफेस है अगर वो मूव करेगा, ठीक है, तो उसके ऊपर की जो उसके चीज़ें जो चल रही हैं, ठीक है, जो उसके लगभग लगभग उसके टच में है, तो वो भी क्या कर जाएंगी, डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। क्लियर होगी ये वाली बात? ठीक है, कि वाई इट इज डिफ्लेक्टिंग। हेलो, स्लो Okay. स्लो से हो गया, यस। ठीक है। यस सर। दूसरी चीज, अर्थ का रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, अपने साथ भी करके देख लेना अगर विश्वास ना हो।
एक सिंपल एक पेज लेना, पेज को रख देना, ठीक है। किसी को बोलना कि ऐसे स्ट्रेट लाइन इस पे ड्रॉ करो, नीचे से कागज़ को खींच लेना, ठीक है। तो फिर देखना कैसी लाइन आएगी उस पर। ओके, अर्थ रोटेशन कैसी है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना, ठीक है। बिल्कुल मतलब बाहर है तुम्हारे स्फीयर के, ऐसा सा टाइप लगेगा, तो उसको बाहर ही रहने देना। अर्थ की रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट, यानी ये जो बॉडी है ये ऐसे करके रोटेट हो रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर है? ओके, अब तुम्हें दो तीन चीज मतलब वैसी सी समझनी पड़ेंगे। ये पूरे की पूरी अर्थ ऐसे रोटेट करने लग रही है ना, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस अर्थ का ना ये वाला हिस्सा, सिर्फ इस वाले हिस्से को देखो तुम, ठीक है, और बाकी पूरी अर्थ को अब गायब कर दो। अब ये वाला जो एक छोटा सा मैंने बॉक्स यहां से पिकअप करा, अर्थ तो ऐसे रोटेट कर रही थी, ठीक है। सब चीजों को गायब कर दो और इस बॉक्स को देखो, इस सरफेस को देखो। ये सरफेस तो ऐसे मूव कर रहा है ना, ये सरफेस तो ऐसे मूव कर रहा है ना, इट इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि इस सरफेस को एक कंप्लीट ये पूरा करने के लिए, रोटेशन पूरा करने के लिए इसको एक पूरा सरकमफ्रेंस कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। पूरी की पूरी अर्थ जो है वो ऐसे रोटेट करने लग रही है, ठीक है। ये वाला हिस्सा जिसको इतना बड़ा सर्कल पार करना पड़ा, ठीक है। अब पोल्स पे चले जाओ। पोल्स पे एक ऐसा छोटा सा ही पॉइंट लो, जैसे पेन का पॉइंट है, इसको अपना सर्कल पूरा करने के लिए छोटा सा सर्कल पूरा करना है, ठीक है। इस वाले को 24 आवर्स में पूरा पार करना है, इस वाले को 24 आवर्स में छोटा सा सर्कल पूरा करना है। किसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए? सेकंड वाले वेटर वाले की। ज्यादा करने में। जिसको ज्यादा डिस्टेंस पार करना है उतने ही समय में उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। अर्थ की इक्वेटर पे जो स्पीड है दैट इज 1670 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो एक पार्टिकल 1 घंटे में इतना पार करता है, ठीक है। पोल्स पे क्या स्पीड होगी भाई? पोल का पॉइंट वहीं का वहीं है, वो तो कहीं मूव नहीं कर रहा। तो अगर उसको 24 घंटे में 0 डिस्टेंस पार करना है तो उसकी स्पीड भी क्या होगी? इट विल बी जीरो। अगर इस पॉइंट को देखो तो इट इज नॉट मूविंग एनीवेयर, ठीक है। वो बस पॉइंट अपनी जगह पर ऐसे रोटेट हुआ एक जगह, मूव नहीं करा वो कहीं पर भी, वो उसी जगह पर रोटेट हुआ। तो ये तो है अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज की स्पीड, ठीक है। अब वापस से अर्थ के ऊपर आ जाओ। ये तुमने स्पीड देख ली, इट मींस ये वाला जो हिस्सा है ये जा रहा है 1670 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और इससे थोड़ी सी दूर वाला हिस्सा ले लो, चलो अगर तुम्हें जीरो नहीं अगर आएगा तो ये जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो ऐसे रोटेट करेगा। हो गया? अब जो तुमने अपने पेन के नीचे से ये खींचा, ये वाले जो खींचा, पूरा पेपर एक साथ ही तो खींचा, पूरा पेपर एक साथ खींचा, बट अर्थ का बिकॉज ऑफ इट्स मैसिव साइज, अब थोड़ा सा वो वैसे चला जाएगा, फिलोसफिकल टाइप हो जाएगा, देखना। कोई भी पॉइंट यहां पर है, वो पॉइंट को यहां पर जाना है, मतलब मेरे को ये एरो यहां से लेकर यहां ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इस पॉइंट के नीचे वाला सरफेस 1670 किलोमीटर पर आवर स्पीड से भाग रहा है, और इसके नीचे वाला सरफेस जो है वो उसकी थोड़ी सी कम स्पीड होगी, हम मान लेते हैं 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगा। जब ये जो सरफेस है, जब ये वाला जो पॉइंट होगा जिसके नीचे वाला एरिया बहुत तेजी से चल रहा है, तो वो जब ऐसे आगे की तरफ जाएगा ना, वो किस एरिया की तरफ जा रहा है? जिस एरिया का नीचे वाला सरफेस स्लो मूव करने लग रहा है, वो वाला स्लो मूव करने लग रहा है। तो दो ट्रेन है, एक ये ट्रेन हो गई और एक दूसरी ट्रेन हो गई। कौन सी ट्रेन तेजी से चल रही है? ए वाली ट्रेन। बी वाली ट्रेन स्लो मूव कर रही है, ठीक है। तुम ए ट्रेन से बी में तुमको छलांग लगानी है, दोनों ट्रेन चल रही हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये वाली ट्रेन तेज चल रही होगी, तो जब तुम यहां से जंप लगाओगे तुम्हारे पास इनिशियल मोमेंटम किसका होगा? इनिशियल पावर किसकी होगी? इस ट्रेन की होगी ना तुम्हारे पास।
तो व्हेन यू विल जंप फ्रॉम दिस, तो रास्ते में तुम्हारे पास वो इनिशियल पुश तो है ही ना उस ट्रेन का जो तुम्हारे साथ साथ चल रहा थी, ठीक है। तो जब पुश करोगे, क्योंकि ये ट्रेन स्लो चल रही है और ये ट्रेन ज्यादा तेज चल रही है, तो तुम इसके आगे आओगे इस ट्रेन के। ये दोनों ट्रेन ऐसे जा रही है ना, दे आर गोइंग लाइक दिस। तुम इस ट्रेन से यहां पर जंप करने वाले हो, बिकॉज तुम्हारी स्पीड तेज है, तो तुम इसके आगे जाके जंप करोगे, ठीक है। दैट इज द मेन रीजन कि ये ऐसे राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। सिचुएशन को उल्टा कर दो, ठीक है। सिचुएशन को उल्टा कर दो कि अब मैं स्लो मूविंग ट्रेन में हूं और मेरे साइड में एक फास्ट मूविंग ट्रेन है, यानी मैं ए से बी पर जाने वाला हूं। ए क्या है? स्लो मूविंग ट्रेन है ना, और बी क्या है? फास्ट मूविंग ट्रेन है। ये फास्ट मूविंग ट्रेन है, ये स्लो मूविंग ट्रेन है, ये मतलब इक्वेटर वाला एरिया। तो जब मैं यहां से यहां जंप करूंगा, तो तब तक तो ट्रेन आगे निकल चुकी होगी, क्योंकि वो तेज चल रही है। तो इसके कंपैरिजन में, और मैं भी थोड़ा सा इधर आ जाऊंगा, ठीक है। तो जब मैं इस पे जंप करूंगा, और ट्रेन तो आगे निकल गई, मैं उसके पीछे लैंड करूंगा। तो ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, मेरे को यहां से इस पे जंप करना था इस पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन क्योंकि इस ए ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, ये तो तब तक यहाँ जा चुकी होगी, ये पॉइंट यहाँ जा चुका होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और मैं बेसिकली यहाँ लैंड करूँगा, ठीक है। यानी इस पॉइंट के पीछे की तरफ लैंड करूँगा। मेरे को जाना स्ट्रेट था, बट आई एम गोइंग लाइक दिस। ये किस केस में होगा? जब आप पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हो, क्योंकि पोल्स की स्पीड कम होती है, इक्वेटर की ज़्यादा होती है। जब आप स्लो मूविंग से फास्ट मूविंग सरफेस की तरफ आओगे, तो आप क्या करने लग रहे हो? उस वाले पर्टिकुलर केस में स्लो मूविंग से फास्ट मूविंग की तरफ आप आने लग रहे हो, ठीक है। उस केस में यू विल बेसिकली लैंड बिहाइंड द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इतनी माइंड में अब कंफ्यूजन लेके अब शांति से बैठे रहो, ठीक है। गॉट इट? हाँ, नहीं, गॉट इट फिर वाला उस तो नहीं है। ऑब्जेक्ट की भी सेम प्रॉपर्टीज होती हैं जहां से वो मूव कर रहा है। सेम प्रॉपर्टीज नहीं होती, उसको बेसिकली बोलते हैं दैट इट कैरीज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। आधी फिजिक्स फ्रॉम कवर हो वेयर इट इज जाएगी। मूविंग। हाँ, मतलब जिस सरफेस के वो टच में है ना, जो उसके नीचे जो है, उसका कुछ इनिशियल मोमेंटम उसके पास होता है। भाई मैं यही सलाह दूंगा, उस तरफ ना जाओ, ठीक है। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी ठीक होगी ना, तो पक्का करूंगा मैं एक दिन इस वाली चीज़ को ना। अब तुम ये देखो कि ला तुम तुम्हें एक वैसे बता देता हूँ। द प्रॉब्लम विद 2D एंड द मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज वाई इट कैन, द प्रॉब्लम ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स मूविंग, ठीक है। और वो 2D पे क्यों शो नहीं हो पाते ढंग से? अब हम ऐसे ड्रॉ करते हैं और हम इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री बोलते हैं। एग्जाम रिलेटेड बता दिया मैंने तो वहां पर ना क्वेश्चन का, तो ये मत बोलना है, अच्छे से नहीं करा था। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ऐसे करके 90 डिग्री होता है। आई एम गिविंग यू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन। ऐसे ड्रॉ करते हैं ना सर्कल्स को। हमने तुमने एक बॉल ली और उस पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, कर सकते हो एक टेनिस की बॉल के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ। इसको 0 डिग्री कैसे मिला? डिग्री तो एंगल में आता है, समझ रहे हो? डिग्री एंगल में आता है। ये ऊपर वाला पॉइंट 90 डिग्री बना दिया, समझ रहे हो? अब देखिए इस चीज को देखना। सर ये भी तो एंगल बन रहा है। अब बनेगा एंगल, अभी तक नहीं बनेगा। एंगल एक्चुअल में बनता है ऐसे। आपने बाहर ऐसे लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं अर्थ के सेंटर वाले पॉइंट से, ठीक है। अब देखो स्पेसिफिकली किस लाइन को देखें, मान लो इस वाले सर्कल को देखो, देख रहे हो इस सर्कल को, ठीक है। ये सर्कल बाहर अर्थ पे मैंने ड्रॉ करा और मैंने इसको क्या नाम दिया? 60 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अब एक्चुअल में तो ये सर्कल है ना, ये सर्कल यहां से कितना है? दिस इज 60 डिग्री अर्थ के अंदर से। अर्थ के अंदर से जब सेंटर पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे निकालोगे, तो इसके कंपैरिजन में ये कितना है? दिस इज 90 डिग्री। एंड दिस यहीं की यहीं जो स्ट्रेट लाइन ऐसे निकलेगी,
दैट इज 0 डिग्री। ठीक है, दीज आर दी रेडियंस। सिंपल डिग्री नहीं होते, वो रेडियंस में होता है, तो लेट्स नॉट गेट टू कैरिड अवे विद ऑल दिस। ठीक है, तो ऐसे करके वो अलग अलग सारी की सारी डिग्रीज होती है। इनका भी इम्पैक्ट होता है कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से इसकी तरफ जा रहे हो, ये वाला सर्कल कितनी तेजी से घूम रहा है, ये वाला, फिर ये वाला। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स लिटिल बिट थिंग। ठीक है, चलो, वेलकम सर, बैक। इस एंगल से भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? हर चीज से फर्क पड़ता है उससे, बिल्कुल पड़ता है उस एंगल से। ओके, चलो, आई ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग, इफ समथिंग कम्स अप, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बेटर हो जाए तो हम आगे चलते हैं, ताकि हम इसको फिनिश अप कर सकें। हम बात कर रहे थे किस चीज़ की? सिंप्लीफाई, अर्थली बीइंग्स बन जाओ यूपीएससी वाले। फोर्सेस की बात कर रहे थे जो विंड की वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन को इम्पैक्ट डालती है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का समझ में आ गया था कि वो वेलोसिटी के साथ क्या करता है। इफ द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज हाई, देन वेलोसिटी ऑफ द विंड विल बी वेलोसिटी में हाई। ठीक है। द प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग वेयर द आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर। ये वाली बात डिस्कस होगी थी। स्टिक विद द वेरी बेसिक्स। मैं अगेन बता रहा था ना कि उसको ईगो पे लेके जाओगे तो तुम समझने पे आओगे तो इंसान खुद तो समझ भी ले, ठीक है, बट देन फिर वो बाकियों के दिमाग में पूरी इमेजिनेशन होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हमने बात कर ली थी। ये स्पीड के साथ क्या करेगा? स्पीड को दिस विल कम। रिड्यूस डिक्रीज करेगा, कर देगा। ठीक है। सरफेस के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, और सी वगैरह का जो एरिया होता है वहां पर ये मिनिमल होता है। मैं सिर्फ वो चीज़ें मिनिमम। बता रहा हूँ जो पेपर में रिक्वायरमेंट। कोरिलेस फोर्स, ये एक फ्रेंच फिजिसिस्ट ने दिया था, गैस्पर्ड कोरिलेस। ठीक है, राइट डायरेक्शन में नदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, और लेफ्ट डायरेक्शन में सदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ों को डिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होगी। द डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन द विंड वेलोसिटी इज हाई। अब ध्यान से सुनना, वो स्टार्टिंग में वो पेपर वाला याद है, ठीक है। Yes. अब मैं बिल्कुल आराम आराम से पेपर को चेंज करने, ऐसे बदलने लग रहा हूं। अगर विंड की वेलोसिटी ज्यादा तेज होगी तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। अगर विंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। इसका तुम कैसे एग्जांपल निकाल सकते हो? तुम्हें ये तो पता चल गया ना कि अर्थ की रोटेशन की वजह से विंड डिफ्लेक्ट हो रही है, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब एक काम करना कि कोई इंसान बहुत आराम से चल के आ रहा है और उसको तुम हल्का सा पुश करो तो वो थोड़ा सा एक कदम साइड में हटेगा। एक इंसान बहुत तेजी से भाग के आ रहा है, तुम उसको हल्का सा पुश कर दो, वो ज्यादा दूर तक गिरेगा। इट्स लाइक कि फास्ट बॉलर्स देखते हो, उस पर हल्का सा आपको स्विंग देना पड़ता है बैट का और वो सिक्स की तरफ चला जाता है, ठीक है, डायरेक्शनल देने लग रहा है। तो कोरिलेस फोर्स में क्या होता है कि अगर विंड की वेलोसिटी ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब विंड की वेलोसिटी ज्यादा कब होगी? जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज्यादा होगा। तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जब ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा ज्यादा होगा, होगी। ठीक है। कोरियोलिस फोर्स जो है वो पोल्स पे मैक्सिमम होता है, इट इज मैक्सिमम एट पोल्स। कोरियोलिस फोर्स का मतलब डिफ्लेक्शन, कोरियोलिस फोर्स का मतलब डिफ्लेक्शन। कोरियोलिस फोर्स पोल्स पे मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे जीरो होता है। इक्वेटर पे क्या होता है? जीरो। इट मींस इक्वेटर वाले एरिया में, अब क्योंकि अर्थ बहुत ज्यादा बड़ी है ना, इक्वेटर को सिर्फ 0 डिग्री नहीं सोचना, 0 1 2 3 ऊपर ऐसे चल सकता है थोड़ा बहुत। इक्वेटर वाले एरिया में जो भी विंड होगी वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। समझ गए इस चीज को? ठीक है, वो विंड डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। जो पोल्स वाला जो एरिया है, जो पोल वाला एरिया है, वहां पर डिफ्लेक्शन क्या होगी? सबसे मैक्सिमम होगी, ज्यादा। ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम आ जाएगा क्योंकि पोल्स क्या कर रहे हैं, अपनी एक ही जगह पे ऐसे गोल गोल घूमने लग रहे हैं,
ठीक है, अपने एक ही जगह पर गोल गोल घूमने लग रहे हैं। ठीक है, उस पे कोई भी हल्की सी भी मूवमेंट होगी ना, वो मूवमेंट भी पूरी तरीके से ऐसे टर्न करेगी, तो डिफ्लेक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको बस ऐसे इमेजिन नहीं हुआ ये बात। Sir, can we इसको, compare it with हाँ, charkha? At the center of the charkha, the velocity is high as compared to the surface. वी कैन, मैं इसको ऐसे वो जिससे वो आटा वगैरह करते हैं या स्पिनिंग बॉल भी करते हैं, वो टॉप को ही ले लो, जो लट्टू होता है ना, टेक दैट टॉप ओनली। उसका जो एक्सिस है, सबसे तेज तो वो घूमने लग रहा है ना, इट इज स्पिनिंग द फास्टेस्ट। ठीक है, Hmm. अब मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि अर्थ का जो इक्वेटर वाला एरिया है, उसकी मैक्सिमम स्पीड है, वो तो उसकी लीनियर स्पीड है जो चलने लग रही है। वो उसकी क्या है, देखो मैं अगेन, वो तुम जितना पूछोगे ना उतना पता है, बट दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन टू समवन विदाउट अदर नोइंग द बेसिक थिंग्स। रोटेशनल और एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड, ये दोनों अलग अलग होती हैं। आप इस पॉइंट से यहां तक ऐसे घूम कर आए, मैंने तुम्हें बताया कि इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होती है 1670 किलोमीटर पर आवर। पोल्स क्योंकि उसी जगह पर घूम रहा है, वो कहीं पर ट्रेवल नहीं कर रहा, इट इज नॉट ट्रेवलिंग, तो जीरो होगी। लेकिन अगर मैं रोटेशनल की बात करूं, तो रोटेशनल वाली वो इक्वेटर वाला जो वो जो एक्सिस जो एरिया, जो पोल वाला जो एरिया, वहां पर वो बिल्कुल ऐसे तेजी से घूम रहा है। ठीक है, अब पूरे टॉप के मुकाबले जो पूरा का पूरा ऐसे करके ऐसे होता है ना, दिस इज टर्निंग, सबसे तेज पॉइंट जो टर्न करने लग रहा है, दैट इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट विच इज टर्निंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक सेकंड में ये मल्टीपल टर्न्स करने लग रहा है, फटाफट गोल गोल घूमने लग रहा है इन कंपैरिजन टू दिस एरिया। ठीक है, एक तो इसका ये सबसे बड़ा रीजन है कि यहां पर आप कोई भी एक वाटर ड्रॉप भी डाल दोगे, वो तेजी से उसको दूर करके करेगा इन कंपैरिजन टू द एरिया, जो वो बीच वाला जो एरिया होता है। ठीक है भाई, थोड़ा सा बस इतना इमेजिन कर लो, अदरवाइज दिस विल टेक हेल अमाउंट ऑफ टाइम एंड इट विल गिव नो आउटपुट टू अस। Got it. ठीक है, कभी बिल्कुल ऐसे फ्री बैठे होंगे ना, तो वो तो पूरा उसका एंगुलर वेलोसिटी और उसका क्या वो आएगा, तो उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोरिलेस विंड वेलोसिटी, ये हमने देख लिया कि जो कोरिलेस फोर्स है दैट इज मैक्सिमम कहाँ पर है, वो पोल्स पर है, पोल्स, और वो जीरो कहाँ पर है, इक्वेटर पर है। इक्वेटर। इस बात का क्या मतलब है कि इक्वेटर पर जो चीज सीधी जा रही है वो सीधी जाएगी, वो कहीं पर मूव नहीं करेगी, डिफ्लेक्शन नहीं होगा। डिफ्लेक्शन नहीं होगा। एंड कहीं और की अगर मैं बात करूं, तो वो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, पोल्स पे सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग हियर। ओके, As we move to the pole, it will increase हाँ, the डिफ्लेक्शन विल rate इंक्रीज। of deflection. ठीक है, कोरिलेस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड को। अब जो बात अभी मैंने बोली ना, मैक्सिमम और जीरो वाली, उसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं उसको इंग्लिश में, कोरिलेस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, और अभी एंगल ऑफ लैटिट्यूड क्या था, एक्चुअली में तो कोरिलेस फोर्स इज इक्वल टू द साइन ऑफ दैट लैटिट्यूड एंगल, जितने डिग्री पर वो लोकेटेड है। साइन ऑफ 0 डिग्री कितना होगा, साइन 0 कितना होता है, 90 जीरो ही होता है। साइन 90 कितना होता है, इज इक्वल टू 1 1। तो जब मैं इस जगह पर कोरिलेस फोर्स यानी इक्वेटर पर कोरिलेस फोर्स निकालने के लिए बैठूंगा, ठीक है, तो मेरे को साइन 0 लेना पड़ेगा, साइन ऑफ दैट लैटिट्यूड। क्योंकि इसकी वैल्यू ही 0 है, तो इसलिए कोरिलेस फोर्स भी क्या निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। ठीक है, अगर मैं कोरिलेस फोर्स को वैसे लेता हूं, ठीक है, साइन 90 डिग्री लेता हूं,
तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो साइन 0 और साइन 90 ये मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर 0 होगी, यहाँ पर मैक्सिमम होगी, जो भी उसकी रोटेशनल, वो जो मैं ये साइन बना रहा हूँ वो उसके लिए ही है, तो उसके तो नाम भी डिस्कस नहीं करना हमको। तो दिस लाइन इज कन्वर्टेड टू व्हाट, कि कोरिलेस फोर्सेस मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इक्वेटर पे वो 0 होता है। इट मीन्स कोरिलेस फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। अगर लैटिट्यूड का एंगल 0 है तो कोरिलेस फोर्स भी वहां पर 0 हो जाएगा। कोरिलेस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल। अगर एंगल ही 0 है तो कोरिलेस फोर्स भी 0 हो जाएगा। अगर एंगल मैक्सिमम है तो कोरिलेस फोर्स भी उस जगह पर मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर। हाँ बताओ। जो मैंने एक्सिस की या रोटेशनल, दो चीजें हुई ना, एक तो उसकी जो रोटेशनल स्पीड हुई, जो वो ऐसे एक्सिस के ऊपर घूमने लग रहा है, वो तो यूज होनी है कोरिलेस फोर्स में। वो जो मैंने 1670 और जो 0 बताया था, वो बताया था कि आप हाई स्पीड मूविंग एरिया से जब लो मूविंग स्पीड एरिया में जाते हो तो आप किस तरफ डिफ्लेक्ट होगे। इस चैप्टर के बाद दोबारा कोरिलेस फोर्स पे आ जाएंगे, बस मतलब थोड़ी सी टॉपिक के बाद। ये वाला याद रह जाएगा? याद तो रह जाएगा ना ये वाला? ठीक है। द कोरिलेस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। कोरिलेस फोर्स कैसे एक्ट करता है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। ये इफ दिस वाज आवर अर्थ, ठीक है, ये क्या है, हमने ऐसे बेल्ट्स बनाई थी, हमने ऐसे बेल्ट्स बनाई थी, ठीक है। यस सर। अब ये लो प्रेशर बेल्ट है और ये हाई प्रेशर बेल्ट है। सरफेस पे विंड्स कैसे मूव करेंगे? ऐसे मूव करेंगे, है ना। और यहां से विंड्स ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। कोरिलेस फोर्स इसको या तो राइट में डिफ्लेक्ट करेगा या तो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगा। तो वो इसके या तो यहां लगेगा या ऐसे लगेगा, है ना। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कैसे लग रहा है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, है ना। ये है ना प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। दिस इज द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये देखो ब्लू कलर शोज द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। और ये रेड कलर शोज द कोरिलेस फोर्स जो इसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। ये दोनों किस एंगल में हैं? दे आर 90। परपेंडिकुलर टू 90 ईच, है ना। द कोरिलेस फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऐसे आएगा, ठीक है। कोरिलेस फोर्स इसके ऐसे लगेगा और ये इसको डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार। क्या ये एक आइसोबार है? ये एक आइसोबार है। यस सर। प्रेशर Yes. ग्रेडियंट फोर्स ऐसे लग रहा है। यस सर। ये दोनों के बीच में क्या है? 90 डिग्री, ठीक है। तो टू कंबाइंड ऑल द three things that I've told you till now is this. This is a isobar. This is a isobar. This is the pressure gradient force. And this is the Coriolis force. Now see the angle between them. ये ब्लू कलर की लाइन क्या शो करी हमने? प्रेशर ग्रेडियंट Pressure फोर्स। gradient. ये है आइसोबार और ये है कोरिलेस फोर्स। कोरिलेस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट के बीच में क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड आइसोबार के बीच में क्या है? 90 90 डिग्री। डिग्री। ये बात उसने यहाँ पर बोली है। तो जब भी ये तुम ये दो लाइन यहाँ पर रीड करोगे तो तुमको ये वाला छोटी सी चीज याद आ जानी चाहिए जो भी बताइए। क्लियर? कौन किसके परपेंडिकुलर है? द हायर द प्रेशर। अब मैं जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बढ़ा दूंगा, मैंने प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बढ़ा दिया तो मतलब विंड की वेलोसिटी तेज हो गई, ठीक है। मोर विल बी द वेलोसिटी ऑफ द विंड। विंड की वेलोसिटी यस बढ़ेगी। सर। जितनी विंड की वेलोसिटी बढ़ेगी
उतना ही ज्यादा वो डिफ्लेक्ट करेगी। ये भी पढ़ के आए हो? जितनी विंड तेजी से जाएगी, याद है ना वो भागने वाला बच्चा जिसको पुश कर दिया तुमने, जितनी विंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस ऑपरेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन लो प्रेशर एरियाज द विंड्स ब्लोज अराउंड इट। ये है पूरा का पूरा, ये रिजल्ट जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आता है। दिस इज द रिजल्ट विच इज रिक्वायर्ड। अब मेरी बात ध्यान से समझ लेना, ये वाला समझ में आ गया सबको? ये जो हमारे सामने है, फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट हो जाओगे, तू उस चीज की टेंशन मत लेना कि ये अभी आया नहीं आया हो, ठीक है? अपने पास कोई दूसरा काम नहीं है इसके अलावा, रेदर देन गेटिंग यू पीपल गेटिंग इनटू द फाइनल लिस्ट। उसके लिए चीज़ें समझनी ज़रूरी है, अपने माइंड की इंटेलिजेंस बेटर करना है, तो उसके लिए हम पूरा पूरा दिन लगा देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है? अब तुम अभी इस कॉन्सेप्ट को समझना। ये एक लो प्रेशर सिस्टम मैंने ड्रॉ करा है। लो प्रेशर सिस्टम याद है तुमको? लो प्रेशर सिस्टम में सेंटर में क्या होगा? लो प्रेशर होगा, नॉर्मल सी बात है। विंड्स कन्वर्सन। ये हो गया एक, सबसाइड ये दो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। रेड वाला क्या है? हाई प्रेशर, ब्लू वाला मीडियम और ब्लैक वाला लो प्रेशर हो गया। लो। क्या ये वाला अपने को, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना सारा का सारा? ठीक है, यस दिस इज द हाई प्रेशर एरिया। अब मैं चाहता हूं कि तुम इसके सिर्फ इतने सेगमेंट को ही नोटिस करो और बाकी के सर्कल को भूल जाओ। भूल गए? ठीक है। अभी जो मैंने अभी ऐसे कैसे ऐसे करके ऐसे ड्रॉ करा था ना, अब वो हमको यहां पर करना है, ठीक है? हम कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ इतने सेक्शन को। क्या ये तुम्हें दोनों की दोनों लाइंस तुम्हें ऐसे आइसोबार्स नजर आ रही हैं? यस सर थोड़ा सा टेढ़ा आइसोबार हो गया। अब ये आइसोबार नजर आ रही हैं, ठीक है? अब हमको इन आइसोबार्स के ऊपर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगाना है। क्या वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऐसे लगेगा? यस और अब ये अगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, दिस इज द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरिलेस फोर्स क्या इसके ऐसे लगेगा? परपेंडिकुलर लगेगा। तो जिस विंड को यहां से लेके यहां रीच करना था, क्या कोरिलेस फोर्स उसको रीच करने देगा? कोरिलेस फोर्स उसको डिफ्लेक्ट कर देगा। कर दिया? अब ध्यान से देखते जाना, नेचर है भाई, ठीक है? नेचर ऐसे होगी। विंड, नई विंड की डायरेक्शन मिल गई क्या? अब वो विंड क्या सोचेगी, मैं यहां पर हूं। अब इस विंड को एट पॉइंट ए तुम सोचो कहां जानी चाहिए, उसको जाना कहां है? इधर जाना लो प्रेशर के लिए है ना? अगेन यहां पर क्या होगा प्रेजेंट, कोरिलेस फोर्स फोर्स और जो यहां पर आनी चाहिए थी वो ऐसे उस विंड डायरेक्शन को मोड़ देगी, है ना? अगेन ये विंड फिर क्या करेगी? अगेन ये विंड अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। यहां से जैसे ही ये ऐसे आएगी, ये ऐसे हो जाएगा, ये फिर इसको साइड में कर देगा। एंड कोरिलेस फोर्स विल नॉट अलाउ इट टू एंटर द लो प्रेशर एरिया बट टर्न अराउंड इट लाइक दिस। और एक बार ये इसने सर्कल इसका पूरा कर दिया तो इट विल कीप ऑन टर्निंग लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस ओनली। जितना ज्यादा ये बाहर ऐसे टर्न करेगा उतना ही अंदर कम लो प्रेशर होता जाएगा, बाहर ज्यादा होता जाएगा। जितना प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा उतना ही कोरिलेस फोर्स बढ़ता जाएगा एंड द विंड्स विल कीप ऑन रोटेटिंग लाइक दिस अराउंड दिस लो प्रेशर जोन। ठीक है? माइंड में हल्की सी बस पिक्चर याद रखना, जो लिखा हुआ है आंसर उससे सोल्व होना है, ठीक है? अदर नथिंग एल्स अदर देन दैट। तो एक बार इसको तुम शायद एक बार दोबारा देख लोगे तो रीड कर लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। दी हायर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जितना प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हाई होगा उतनी ही वेलोसिटी बढ़ेगी, जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी उतना ही डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है? लो प्रेशर के आसपास
winds blow around it. Winds blow around it. Now think of a scenario, अगर ये विंड यहां पर पहुंच जाए तो ये लो प्रेशर बचेगा, ये तो खत्म हो जाएगा। अब लो प्रेशर अगर खत्म हो गया तो विंड्स भी ब्लो करना बंद कर देंगे उस एरिया में। बंद हो जाए। अब सारा एरिया शांत हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये कोरिलिस फोर्स कहां लगता है? क्योंकि ये कोरिलिस फोर्स हर एरिया में लगता है, सिर्फ इक्वेटर में कोरिलिस फोर्स कैसा होता है? 0 होता है। 0 Zero. तो इफ दिस लो प्रेशर जोन is located on the equator, तो winds will come and directly fill up this area, और एयर वहां जाके स्टिल हो जाएगा, रुक जाएगा उस एरिया जगह को, आगे एयर वहां से, और अब वो रुक जाएगा, वो मूव नहीं करेगा वहां पर। ठीक है, अब वो एरिया ये फिलअप हो गया। अगर यही चीज ट्रॉपिक्स में होगी, लो प्रेशर हो गया, विंड आएगी और वो इसके आसपास घूमना शुरू कर देगी, and it will lead to the formation of cyclone. साइक्लोन। ठीक है, this is the reason behind the formation of cyclone. इसलिए साइक्लोन इक्वेटर वाले एरिया में फॉर्म नहीं नहीं होते, होते। क्योंकि विंड्स को घूमने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वहां कोरिलिस फोर्स एब्सेंट है। एट द इक्वेटर द कोरिलिस फोर्स इज 0, विंड ब्लोज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार, the low pressure get filled instead of getting intensified बताया था ना, उसके आसपास घूमना शुरू हो गया। जितनी तेजी से वो घूम रहा है वहां तो हाई प्रेशर क्रिएट कर दिया विंड ने घूम घूम के, और जो अंदर है कंपैरेटिवली वो और लो होता चला गया, इंटेंसिफाई हो गया। ठीक है, अब वो अंदर वाला और लो हो गया तो बाहर से और विंड उसकी तरफ भाग कर आएगी, तो और ज्यादा उसकी इंक्रीज, तो इट गेट्स इंटेंस। दिस इज द रीजन व्हाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म्ड नियर द इक्वेटर, बिकॉज देयर इज नो कोरिलिस फोर्स। समझ आ गया? इस पैराग्राफ को जो ये येलो डिनोटेड है, इसको आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे सो दैट यू हैव बिट ऑफ ग्रैस्प रिगार्डिंग दिस पैराग्राफ। यही था, मतलब और ज्यादा कुछ खास है नहीं चीजें। ठीक है, दिस वॉज द ओनली पेन पॉइंट। समझ आ गया यहां तक? तो तुमने तीनों फोर्स देख लिए जो विंड की वेलोसिटी और डायरेक्शन को चेंज करते हैं: प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड कोरिलिस फोर्स। और तुमने सबके रीजंस जान लिए। अब जब भी स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो तुम उसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज द प्रेशर एंड विंड। ठीक है, प्रेशर एंड विंड को देखना कैसे क्या काम कर रहा है। The velocity and direction of the wind are net result of the wind generating force. विंड कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, क्या उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, फाइनल उसी से पता चलेगा कि विंड का फोर्स, टोटल फोर्स क्या है। द विंड इन द अपर एटमोस्फेयर, यानी 2 to 3 किलोमीटर अबव द सरफेस, वहां पर फ्रिक्शनल इफेक्ट ये एब्सेंट है, Zero. 0 होता ऑलमोस्ट। ठीक है, एंड आर कंट्रोल मेनली बाय प्रेशर के। अब दो फोर्स कौन से बच गया, फ्रिक्शनल नहीं है तो ऊपर वाले एरिया में कोरिलिस फोर्स, कोरिलिस फोर्स। अभी तक बात चल रही थी सरफेस विंड्स की, अब उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाओ जहां पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। ठीक है, वहां पर क्या होगा, आइसोबार्स आर स्ट्रेट व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन। वो सारे के सारे आइसोबार स्ट्रेट है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द कोरिलिस फोर्स एंड द रिजल्टेंट विंड ब्लोज पैरेलल टू द आइसोबार। ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, बिकॉज दीज आर हाइपोथेटिकल विंड्स। कौन सी विंड्स होती हैं, हाइपोथेटिकल विंड्स। हाइपोथेटिकल विंड्स मीन्स, इट मीन्स वो जनरली अकर नहीं करती, ये विंड्स अकर नहीं करती, ये सिर्फ एक वैसे है। ये 1000 MB की प्रेशर वो बार है, आइसो बार है। ठीक है, एंड दिस इज द 900 MB प्रेशर बार। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 1, द विंड शुड मूव लाइक दिस, यस और नो। अभी तुम्हें खुद बता के चलना ये ऐसे होने लग रहा है।
Yes, sir. क्या प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आइसोबार के परपेंडिकुलर है? हाँ, ठीक है। क्या इस पे ऐसे कोरिलेस फोर्स लगेगा? yes, sir. Yes, sir. तो विंड जो है वो ऐसे हो जाएगी। Right में left. Right direction. अब सिचुएशन नंबर 2, नाउ द विंड इज मूविंग लाइक दिस, कोरिलेस फोर्स विल बी एक्टिंग लाइक दिस, क्योंकि वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा चेंज हो चुका है उसकी डायरेक्शन। विंड ऐसे करेगी। ऐसे करते 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 क्या तुम ये सोच रहे हो, जब वो यहां था तो वो ऐसे एक्ट कर रहा था, यहां था तो वो ऐसे एक्ट कर रहा है, वो थोड़ा सा यहां हो जाएगा तो इट विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक दिस। ठीक है। ये जो एरो है ना, इसको विंड समझो। ये क्या है? विंड है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, उसकी डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स तो यही है ना, फोर्स की डायरेक्शन तो यही है, फोर्स की डायरेक्शन ये। डिफ्लेक्ट हो गया ना। फोर्स डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, एयर डिफ्लेक्ट हुआ है। डिफ्लेक्ट कौन हुआ है? एयर। अगर मैं तुमसे, तभी मैंने थियोरेटिकल वर्ड यूज करा ना, थियोरेटिकल। सुनो इसको पहले एक बार पूरा समझो। ये जो ब्लू एरो है, दिस इज द विंड। कोरिलेस फोर्स है कहीं पर दिखाई दे रहा है? नहीं। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर कौन सा फोर्स लग रहा है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। Pressure force. एंड इस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के ऐसे कौन सा लग रहा है? इस विंड के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? Coil force. Coriolis. कोरिलेस फोर्स लगने लग रहा है। ठीक है। अब ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि दिस इज द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। एंड यहां पर जो ये वाला, जो ये ब्लू की जगह टेक दिस, अरे ऐसे कर दिया इसने, ये इस पे ऐसे लगेगा, ये और डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये इस पे ऐसे लगना शुरू हो जाएगा। इसके तो परपेंडिकुलर लगे ना, विंड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है ना। कौन? कोरिलेस फोर्स। Coriolis force. What will be the final situation is कि the winds will start blowing like this, Coriolis force will keep on acting like this, and नीचे से ये वाला force is acting like this. The winds will start blowing parallel to the isobars. The winds will start blowing parallel to the isobar. एक तरफ से प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है और दूसरी तरफ से इट इज द कोरिलेस फोर्स विच इज एक्टिंग। थ्योरेटिकली इक्वल नहीं हो सकते, थ्योरेटिकली इक्वल हो सकते हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर देंगे। एंड विंड्स विल नाउ कीप ऑन ब्लोइंग पैरेलल टू दी आइसोबार्स। ठीक है, पैरेलल टू दी आइसोबार। दिस इज व्हाट इज गिवन इन दिस एरिया। व्हेन दी, अब सुन के चलना, व्हेन दी आइसोबार्स आर स्ट्रेट, व्हेन देर इज नो फ्रिक्शन, the pressure gradient force is balanced by Coriolis force. Pressure gradient force is balanced by the Coriolis force, and the resultant wind, resultant जो wind होगी, that will blow parallel to the isobar. This wind is known as geostrophic wind. ये जो पिंक कलर के जो विंड जो मूव करने लग रही है, दिस इज नोन एज जियोस्ट्रॉफिक विंड। ठीक है, दिस इज नोन एज द जियोस्ट्रॉफिक विंड। तो जियोस्ट्रॉफिक विंड कौन सी होगी? ध्यान, इधर ध्यान दो। जियोस्ट्रॉफिक विंड कौन सी होगी? वो विंड जो पैरेलल टू आइसोबार मूव करने लग रही है। कोरिलेस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड विंड्स आर मूविंग पैरेलल टू द आइसोबार। ठीक है, उन विंड्स को हम क्या बोलेंगे? जियोस्ट्रॉफिक विंड। तुम्हें इतना ही याद होना चाहिए इस चीज के रिगार्डिंग। क्लियर है? बाकी और अभी आ जाएगा विद टाइम। ठीक है, जियोस्ट्रॉफिक विंड तुमने देख ली। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो प्रेशर और उसकी वजह से। द विंड सर्कुलेशन अराउंड ए लो, लो वाला देखा था, लो प्रेशर
विंड्स ऐसे आई Yes, और sir. इसके आसपास घूमनी शुरू होगी, ठीक है। इस विंड सर्कुलेशन को अराउंड ए लो प्रेशर सिस्टम इट इज नोन एज व्हाट, साइक्लोनिक सर्कुलेशन। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ठीक है। अराउंड ए हाई इट इज नोन एज एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ठीक है। अगर मैं अराउंड ए हाई की बात करूं तो इट विल बी एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स अराउंड सच सिस्टम चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन इन डिफरेंट हेमिस्फेयर। अब हमको पता है ना कि कोरियोलिस फोर्स डिफरेंट डिफरेंट हेमिस्फेयर में अलग अलग एक्ट करता है, सुना करो, अलग अलग एक्ट करता है। इट विल डिफ्लेक्ट द विंड टुवर्ड्स द राइट इन द Right, नदर्न हेमिस्फेयर, north, ठीक है, ओके। and left. Generally, over low pressure area, the air will converge and rise. What do you mean by this? लो प्रेशर एरिया है, हर जगह से एयर इस तरफ आएगा, अब एयर जाएगा कहाँ, एयर अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ राइज करेगा। ओवर हाई प्रेशर एरिया द एयर विल सबसाइड। वो स्टार्टिंग वाला वो डायग्राम याद है कि ये हाई प्रेशर एरिया और ऊपर से एयर ऐसे आने लग रहा था। Yes, The air will subside from above and diverge at the surface। यानी लो प्रेशर एरिया में एयर ऐसे आएगा। तुम्हें ये लो प्रेशर एरिया याद है, सब पोलर लो को याद करो, सब पोलर लो को याद करो। पोल्स की तरफ से और सब ट्रॉपिकल हाई की तरफ से एयर ऐसे हाई आया की था तरफ से। और वो ऊपर चला गया था, है ना। yes, sir. ऊपर जाने के बाद वो डाइवर्ज हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस अपर एटमॉस्फेयर में, कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस सरफेस लेवल पे, ठीक है। ये कहां हो रहा है, लो प्रेशर एरियाज में। हाई प्रेशर एरियाज में क्या हो रहा है, ऊपर से कन्वर्ज करता हुआ नीचे की तरफ आया, यहां पर हाई प्रेशर हुआ और फिर ये यहां चला गया। ये कौन से एरिया का एग्जांपल दे सकते हैं हम यहां पे, सब ट्रॉपिकल Subtropical. हाई। याद करो, ये वाला एरो तो इक्वेटर की तरफ चला गया था, ये वाला एरो सब पोलर लो की तरफ चला गया था। कैमरे रुके हुए, मेरे भी स्क्रीन रुकी हुई है क्या, No, sir. फिर आवाज भी नहीं आ रही। ऐसे तो कोई बड़ी बात भी नहीं कही, सिंपल सा दिखाई दे रहा है। जनरली ओवर लो प्रेशर एरिया, तुम लाइन को देखा करो यार और तुम डायग्राम को देखा करो। तुम अभी स्टार्टिंग में ना ये स्टेप वाइज चलो, ठीक है, स्टेप वाइज चलो। जनरली ओवर लो प्रेशर एरिया द एयर विल कन्वर्ज एंड राइज। ओवर हाई प्रेशर एरिया the air will subside from above and diverge at the surface। क्लियर हुआ ये जो लिख रखा है, Yes, sir. ठीक है। अपार्ट फ्रॉम कन्वर्जेंस, some eddies, convection currents, orographic uplift along the fronts cause rising of air which is essential for the formation of clouds and precipitation। यहाँ पर इसने पता है इसमें क्या बात बताई है, हेलो, इस वाले एरिया में इसने ये बताया कि कैसे और तरीके होते हैं जिसकी वजह से एयर राइज कर जाता है। क्या तुम्हें फ्रंट वाला फॉर्मेशन याद है, Yes, इस तरफ sir. कोल्ड था, यहाँ से ऐसे होटा वार्म एयर आया और वो ऊपर की तरफ राइज कर जाएगा, है ना। या फिर कोल्ड आया Occluded. और ये इसको ऊपर की तरफ भेज देगा तो वो ऑक्लूडेड फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। एडीज के बारे में, एडीज करंट्स के बारे में बाद में बात करेंगे। ओरोग्राफिक अपलिफ्ट, ओरोग्राफिक Mountain. जहां पर ये वर्ड आ जाएगा Mountains. बीच में माउंटेन आ Mountain. जाएगी, माउंटेन की वजह से वो ऊपर राइज करेगा एयर। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। फ्रंट्स का तुमने देख ही लिया है, ठीक है। ये सारे तरीके हैं राइज एंड उस चीज के लिए, ठीक है। साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स तुमने देख लिया। साइक्लोनिक सर्कुलेशन अराउंड ए लो, साइक्लोनिक सर्कुलेशन अराउंड ए लो। अब ध्यान से सुनना, ठीक है।
ये इसका अभी के लिए लास्ट पार्ट हो जाएगा। ये लो प्रेशर सिस्टम है, ये हाई प्रेशर सिस्टम है जहां से विंड्स आएंगी हम्म। तो मैं बात कर रहा हूं नदन हेमिस्फेयर की। तो ये विंड राइट। ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएंगी, राइट में डिफ्लेक्ट हुई है ना, ठीक है। हम्म फिर ये विंड ऐसे जाने की कोशिश करेगी, अगेन इट विल बी डिफ्लेक्टेड। मतलब मुझे दोबारा ये ना बताना पड़े, तो बेसिकली द विंड विल स्टार्ट टू मूव लाइक दिस, यस। ठीक है। अब तुम्हें ये याद रखना है, नदन हेमिस्फेयर में डिफ्लेक्शन राइट में होता है, जिसकी वजह से लो प्रेशर के आसपास विंड्स एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करती है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज सभी को, हम्म ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हैं। साइक्लोन में लो प्रेशर सेंटर में है, विंड्स एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगी। अब बाकी सबको उल्टा कर देना, जो जिसका भी जो भी रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि साइक्लोन लो एंटी क्लॉकवाइज, तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज। एंटी साइक्लोन हाई एरिया के आसपास की कंडीशंस होती हैं, वहां पर नदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज मूव करेंगी, एंड सदर्न हेमिस्फेयर में, मतलब बेसिकली तुम्हें उल्टा करना है सारा का सारा। और तुम्हें याद ये रखना है, ये 3 चीज याद रखनी एंटी साइक्लोन मतलब? है। एंटी साइक्लोन मतलब एंटी अगर विंड्स हाई प्रेशर के आसपास मूव करने लग रहे हैं, हाई ये हाई प्रेशर सिस्टम है, विंड्स यहां से मूव कर रही हैं, विंड्स यहां से मूव कर रही हैं। यस तो सर। विंड्स अगर यहां से ऐसे मूव करेंगी तो कोरलिस फोर्स तो यहां भी लगेगा। कोरलिस फोर्स अगर यहां पर ज्यादा हुआ तो कुछ पार्ट ऑफ द विंड विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट, यस सर। एंड अब जो ये तुमने डायरेक्शन देखी, ये विंड को ऐसे टर्न यहीं की यहीं कर देगा। तो देर आर प्लेसेस जहां पर विंड्स ऐसे टर्न हो जाएगी यहीं की यहीं। कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। किसके सेंटर में क्या है? हाई प्रेशर, ठीक है। ऐसे करके ये एंटी साइक्लोन्स फॉर्म होंगे, ओके। समझे? इसका एक्चुअल अगर तुम रीजन समझना चाहो, साइक्लोन तो सेम ही है, बट वो फॉर्मेशन के प्रोसेस की वजह से उसको एंटी साइक्लोन बोलते हैं ना। हाँ, अब देखो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। अब तुम्हें एक्चुअल वो शो करता हूँ कि हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। मतलब मेरी वीडियो तो प्रॉपर चल रही है ना? यस। ठीक है। सर कौन सा एरिया लोगे? लो लोगे या हाई लोगे? कोई भी ले लो। पहले लो वाला ले लो। लो ले लिया। अलग अलग एक डायरेक्शन से विंड लेकर आते हैं। ये लो वाला एरिया, विंड्स आर कमिंग लाइक दिस, ठीक है। विंड्स आर कमिंग लाइक दिस इस एरिया की तरफ। ये विंड्स अब इस एरिया में ना जाने की बजाय दिस विंड्स विल स्टार्ट टू टर्न अराउंड इट, वो ऐसे घूमना शुरू कर देंगे, ठीक है। और जब वो ऐसे घूम रही हैं, धीरे धीरे ये विंड्स ऊपर की तरफ राइज करेंगी, ठीक है। ये ऐसा कुछ इसका सिस्टम बन जाएगा that this is the low pressure, winds I deflect हुई and they will start to rotate like this is a low pressure, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ है? ये सरफेस पे चलने लग रहा है, ये लो प्रेशर जो जोन है सरफेस पे। अब धीरे धीरे ये वाला जो एयर है ना, ये ऊपर की तरफ ऐसे राइज करेगा ऐसे, ठीक है। ठीक है। और जब ये ऊपर पहुंच जाएगा तो सोचो ये ऐसे बाहर की तरफ ऐसे फेंकेगा विंड को, है ना। तो यहां पर नीचे ग्राउंड पे तो ऐसे विंड होने लग रही थी, और ऊपर वाले ग्राउंड पे सोच के देखो, ये कोई चीज ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही हो, बाहर की तरफ चीजों को ऐसे फेंकती हुई जाएगी। तो ये पूरा एक सिस्टम बन के रेडी हो गया हमारे पास, ऐसा करके एक सिस्टम रेडी हो गया।
यहां पर तो विंड्स ऐसे करने लग रही हैं, वो धीरे धीरे ऊपर राइज करेंगी और वो ऐसे करेंगी ऊपर वाले एरिया में। ठीक है, ये कब है? क्योंकि ये लो प्रेशर है, ये वाला लो प्रेशर है। ठीक है, अब इस डायग्राम को याद करो एक बार पहले तो। अब मैं तुमसे कुछ चीजें पूछता हूं, सभी बताना भाई इस चीज को। सिस्टम कौन सा है? लो Low pressure. प्रेशर लो प्रेशर सिस्टम। सरफेस लेवल पे कैसा कन्वर्ज, सरफेस लेवल पे विंड्स क्या कर रही हैं? डाइवर्ज या कन्वर्ज? कन्वर्ज। कन्वर्ज कर रही है। अपर लेवल पे क्या कर रही हैं? डाइवर्ज। डाइवर्जन डाइवर्ज करने लग रही हैं। ये वाला क्लियर हुआ? सरफेस sir. लेवल पे Yes, sir. विंड्स कैसे घूम रही है? साइक्लोन, ओ सॉरी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise, sir. एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब ये वाला सिस्टम हो गया। अब दूसरा सिस्टम देखना, दूसरा सिस्टम ऐसा। अब मैं इसे रेड से ड्रॉ करता हूँ। ये अपर लेवल है, ये लोअर लेवल है। अगेन इट इज लाइक दिस। यहां से विंड्स ऐसे आई, यहां से विंड्स ऐसे आई आगे। अब ये विंड्स नीचे सबसाइड करेंगी और ये क्या करेंगी? टर्न कर, सॉरी मैंने गलत डायरेक्शन, ये ऐसे टर्न करना इसको शुरू करेंगे। ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है? ग्राउंड लेवल पे हाई प्रेशर बनेगा, डाइवर्जेंस ग्राउंड लेवल पे डाइवर्जेंस होगा। यही तो अभी हमने देखा था कि हाई प्रेशर से विंड्स बाहर निकलती है ना? यस। तो डाइवर्ज होने लग रही हैं। ऊपर से क्या होने लग रहा है? कन्वर्ज होने लग रहा है। Converging. ठीक है, और डायरेक्शन कैसी Yes, sir. रहेगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी Clockwise. सरफेस लेवल पे। ठीक है, अब जो भी तुमने इन दोनों की इंटेंसिटी सेम होती है। इंटेंसिटी डिपेंड करती है प्रेशर ग्रेडियंट पे, विंड की वेलोसिटी उस पे डिपेंड करती है, डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है उस पे डिपेंड करती है, इन सब चीज़ों पे। उसके पास ह्यूमिडिटी है विंड के पास नहीं। हाँ, साइक्लोनिक ज़्यादा तेज होते हैं वैसे एंटी साइक्लोनिक से। ये वाले को इस वाले के साथ दोनों को डायग्राम को मिला दोगे तो जो मैंने अभी बनाया था वो निकल कर आएगा। ठीक है, अभी तक तुमने ये चीज पढ़ी थी, अब उसके साथ तुमने ये चीज और मिक्सअप कर दे तो अब ये पूरा का पूरा सिस्टम बन गया। दिस इज नोन एज द साइक्लोनिक, दिस इज एंटी साइक्लोनिक। अब इनको तुम यहां से याद करोगे, और याद करने का मैंने तुमको बता दिया, सिर्फ ये 3 वर्ड याद कर लो, उसके अलावा सब उल्टा हो जाएगा। साइक्लोनिक एंटी बन जाएगा, लो हाई बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बन जाएगा। ठीक है, नदर्न हेमिस्फेयर सदर्न बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बन जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू रिमेंबर दीज 3 थिंग्स। क्लियर होगी भाई सबको ये बात?